हेलो, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि मैं आपको बोला था पिछले पे है ना प्रीवियस लेक्चर में कि आफ्टर कंसंट्रेशन टर्म हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका एक पार्ट जो है वो कंप्लीट पार्ट थ्योरेटिकल है और एक पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल सेक्शन है। तो सॉल्युबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी होता क्या है। ओके, देन हम देखेंगे कि हमको किन किन कंडीशंस में हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी, किन किन कंडीशंस में हमको सॉल्युबिलिटी का स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इसके डेफिनेशंस पे जाए कि इसका डेफिनेशन क्या है। ओके, समझो, आपको इतना पता है कि सपोज मेरे पास कोई सॉल्वेंट है, उसमें हम सॉल्यूट को डाले तो वो क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। तो उसको बोलते क्या, ये सॉल्युबल है, ये क्या है, सॉल्युबल है। और क्या बोलते, किसी में तुम डिजोल्व करते हो सॉल्युबल नहीं होता, क्या होती, नॉट सॉल्युबल है। बट हमको वो डिफाइन करना है सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी टर्म क्या है। ओके सुनो, इसका ये मीनिंग है ना कि किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन पे, मतलब जिस जिस कंडीशन को हम ले रहे हैं वो कंडीशन चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब बोल सकते हो ना, फॉर ए सॉल्वेंट at constant temperature and pressure maximum amount of solute that can be dissolved, देखो हम लोग फॉर्मल डिफिनेशन पे आएंगे, पर समझो कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम फिक्स कर दिए, एक भी सॉल्वेंट के अमाउंट को चेंज मत करना। किसी भी सॉल्वेंट में यदि है ना सॉल्वेंट है और हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को काउंट कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। इट मींस हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, लिखो इसका डेफिनेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लिखना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व, maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent, maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent, maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at constant temperature and pressure। देखो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज कर जाता है। सपोज हम क्या बोले ना, हम फिर से एग्जांपल लिए शुगर वाटर का। सपोज हम क्या बोले, मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ शुगर है और मेरे पास वाटर है, तो हम क्या किए, वाटर में शुगर को डिजोल्व किए। जब वाटर में हम लोग शुगर को डिजोल्व किए ना, तो बोलोगे ना कि कुछ अमाउंट तक डिजोल्व हुआ, कुछ अमाउंट तक क्या हुआ, डिजोल्व हुआ। फिर क्या देखोगे ना कि अब डिजोल्व नहीं हो रहा है, जब डिजोल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या बोले कि इतना ही शुगर यहाँ पे डिजोल्व हो सकता, अब नहीं होगा। यदि अब नहीं होगा, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि जितना उस सॉल्वेंट में उसको डिजोल्व होना था उतना डिजोल्व हो चुका है, अब फर्दर ऐड करने पे डिजोल्व नहीं होगा। इससे हम लोग डायरेक्टली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर चुका है, अब आगे वो और डिजोल्व नहीं कर सकता है। यदि आगे वो और डिजोल्व नहीं कर सकता है, इट मींस वो उसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। वो क्या, उसका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। अब हाँ, सपोज क्या कोई बोला कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, मतलब जितना डिजोल्व था ना उसमें क्या किया, और भी शुगर डाला और टी को इंक्रीज कर दिया। जो ही टी को इंक्रीज कर देगा ना, जो शुगर था और भी डिजोल्व हो जाएगा, और क्या होगा, और भी डिजोल्व हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो सॉल्युबिलिटी था वो इंक्रीज कर रहा है। इट मींस जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, चेंज कर सकता है। तो हम लोग एक फर्स्ट जो इसका फॉर्मल डेफिनेशन था वो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग ये कर चुके हैं कि जल्दी बताओ, है ना, रिवीजन करो कि जो मेरे पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब देखो, अब हम लोग इस बात है ना, अब हम लोग देखते हैं कि किन किन, है ना, मेरे पास दो कंडीशन है जब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। तो हम देखते हैं, है ना, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड, और जो दूसरा है फर्स्ट मेरे पास ये है एंड गैस इन लिक्विड। दोनों को हम पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि सॉलिड की सॉलिडिटी इन लिक्विड में और गैस की
सॉलिडिटी इन लिक्विड में। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड, देन पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। गैस की सॉलिडिटी इन लिक्विड ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट देते हैं सॉलिड का लिक्विड में। सॉलिड का लिक्विड में ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा यहाँ दिमाग लगाना नहीं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इस वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं। यहीं पे आप लोग पढ़ोगे हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ वो क्या होता है वो लोग हम वहीं पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक देंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, देखो तो हम लोग इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे, ये पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले भी क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी किसका, सॉलिड का इन लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो हम क्या बोले, सपोज मेरे पास क्या बोले, सॉल्यूट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा, मिलेगा, क्या बनेगा, सॉल्यूशन, क्या बनेगा, सॉल्यूशन, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। देखो हम यहाँ पे लगाए हैं इक्विलिब्रियम, क्या बना है, इक्विलिब्रियम। हम हर चीज को, देखो हर चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो हम कुछ यहाँ पे जनरल टर्म लिखते हैं, उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। बस एक जनरल टर्म है, कभी कभी आपको पूछ लेगा। हम देखो लिखते हैं टर्म डिसोल्यूशन, फर्स्ट टर्म है डिसोल्यूशन, सेकेंड टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड टर्म है क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड टर्म क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड टर्म क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। देखो इन सारे आप देखोगे ना, ये सारे पॉइंट हम लोग एनसीईआरटी से उठाएं, क्योंकि एनसीईआरटी देखो आई थिंक कभी कभी पूछेगा, नहीं पूछ सकता है, बट जब है ना आप लोग देखोगे एनसीईआरटी को कभी कभी खोलने की नौबत आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो वहाँ पे देखोगे कि है ना, जब हम लोग सॉलिड की सॉलिडिटी लिक्विड पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे इन तीन है ना पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, डिसोल्यूशन, फर्स्ट टर्म क्या है, डिसोल्यूशन। देखो हम सिंपली क्या बोले, मेरे पास सॉल्वेंट था, हम उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, देखोगे कि जितना जैसे से हम सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे ना, जैसे जैसे हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज करेगा, क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या बोलोगे, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इट मींस as we add solute in given amount of solvent, as we add solute in a given amount of solvent, the concentration of solution increases, the concentration of solution increases, and this process called dissolution, is called dissolution। अब जल्दी से इसको नोट करो। देखो इट मींस ये जो लाइन है ना, जो एरो इधर गया है वो किसको करता है, डिसोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको करता है, डिसोल्यूशन को, किसको करता है, डिसोल्यूशन को। मतलब सॉल्यूट कहां डिसॉल्व किए, सॉल्वेंट में। जो ही हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाएंगे, तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, इट मींस क्या बोलोगे, जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई थिंक यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, देखो नेक्स्ट है मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या मेरे पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। देखो हम क्या बोले, हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, करते जाओ, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा ना कि उस पॉइंट पे जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था उतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। हम क्या बोले कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे, क्या बोले, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था उतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। अब कितना भी तुम सॉल्यूट डिसॉल्व कर दो, उसका जो कंसंट्रेशन था वो चेंज नहीं करेगा। इट मींस हर एक, हम बोले ना, हर एक सॉल्वेंट का ना एक फिक्स ना टेंडेंसी होता है कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो कोई भी सॉल्वेंट जितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, यदि उतना डिसॉल्व कर चुका है और आगे हम यदि सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रोसेस मतलब कि जितना डिसॉल्व होना था उतना हो चुका है, समझो मेरी बात। मेरे पास जो सॉल्वेंट है उसमें जितना सॉल्यूट डिसॉल्व करना था उतना हो चुका है, तो अब हम कितना भी ऐड करोगे ना वो डिसॉल्व नहीं होगा। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिस पॉइंट पे सॉल्वेंट और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं करवा सकता है, तो उस पॉइंट पे मेरे पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोग जल्दी से नोट करो, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखना सॉल्यूशन कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट रुको, मैक्सिमम करना मत लिखना, व्हेन, एक मिनट लिखना, व्हेन a solvent having no tendency to add, when a solvent having no tendency to add, no tendency to dissolve,
एक मिनट, when a solvent having no tendency to dissolve more amount of solute, no having no tendency to dissolve more amount of solute, more amount of solute in it, more amount of solute in it, then that solute called, then that solutions called saturated solution, then that solution called saturated solution. इट मीन्स आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब जब किसी भी सॉल्वेंट में हम और भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उस पॉइंट पे जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हो चुका था उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, देखो नेक्स्ट मेरे पास है क्रिस्टलाइजेशन. मेरे पास क्या है, क्रिस्टलाइजेशन. अब देखो हम क्या बोले कि जब मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, इट मींस जितना अमाउंट डिसॉल्व होना था उतना हो चुका है. अब उस पॉइंट के बाद यदि अब हम फिर से सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा कि जो सॉल्यूट है वो क्या करेगा, पहले से जो वहां पे सॉलिड सॉल्यूट अवेलेबल था उससे स्ट्राइक करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है. क्या होता है, शिफ्ट करता है. देखो हम फिर से क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड का क्या मीनिंग था कि जितना सॉल्यूट आना था उतना आ चुका है, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा. इसका यह मतलब हुआ कि अब तुम यदि फिर से सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो तो उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब अब तुम सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे ना तो वो जो सॉल्यूट है वो जो पहले से वहां पे सॉल्यूट अवेलेबल था, दैट इज सॉल्यूट गया, सॉल्यूट पहले से अवेलेबल था, उससे स्ट्राइक करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा. और जब रिएक्शन बैकवर्ड आता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. इट मींस बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जो जितना है ना डिसॉल्व होना था उतना डिसॉल्व हो चुका है. अब यदि तुम कर दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है क्योंकि जो पहले से सॉल्यूट अवेलेबल था उससे स्ट्राइक करता है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. इट मींस लिखोगे ना, व्हेन लिखना, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स when solute particles in solution, when solute particles in solution strike या collide करना, when solute particles in solution collide with solid solute, collide with solid solute and reaction shift in backward direction, and reaction shift in backward direction, and reaction shift in backward direction and the process called crystallization. रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. एक्चुअल डिफिनेशन आप लोग एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना. मीनिंग यही है, मीनिंग क्या है, यही है. एक और टर्म हम लोग यहां डिफाइन करते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखो हम लोग सैचुरेटेड को डिफाइन किए थे, क्या किए थे, सैचुरेटेड को हम लोग डिफाइन किए थे. तो अनसैचुरेटेड क्या होता है ना कि अब देखो क्या था सैचुरेटेड में ये था कि नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, मतलब सॉल्वेंट में और हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोले, सैचुरेटेड. तो अनसैचुरेटेड क्या होगा ना, अनसैचुरेटेड क्या होगा कि जब किसी भी सॉल्वेंट में हम और भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड. मतलब क्या, वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ. देखो यदि आप लोग ना सैचुरेट वाले टर्म को डे लाइफ से करोगे ना तो मीनिंग यही होता है कि जब कोई चीज अपने मैक्सिमम पॉइंट को अचीव कर चुका है उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन. क्या बोलते हैं, सैचुरेशन. तो हम क्या बोले, अनसैचुरेटेड मतलब क्या है कि जब किसी सॉल्वेंट में हम और भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं देन दैट सॉल्यूशन कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो आई थिंक आपको इन सारे डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आप लोग एनसीईआरटी से गो थ्रू जरूर हो जाना इन सारे पॉइंट्स के डेफिनेशंस के लिए. हम लोग अब मूव करते हैं कुछ टर्म्स, मतलब कि जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब आप लोग देना फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. टॉपिक लिखो जल्दी से, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. हम लोग गैस वाले पार्ट को बाद में करेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. फैक्टर्स अफेक्टिंग ओके. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देना,
फर्स्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब जिसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं और जहां पे डिजॉल्व कर रहे हैं उसका नेचर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। क्या करता है? सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। देखो सिंपल सा हम एग्जांपल देते हैं आपको। सिंपल सा एग्जांपल क्या आपके पास ना, सपोज मेरे पास वाटर है, मेरे पास क्या है? वाटर है। वाटर में तुम यदि NaCl को डालोगे ना, वाटर में क्या डाले? NaCl, तो पता है नमक, नमक क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। नमक क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। बट हम जब वाटर में ना ऑयल को डालेंगे, ऑयल को डालेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये डिजॉल्व हो चुका है। देखो इट मीन्स वाटर में ऑयल सॉल्युबल नहीं है बट वाटर में NaCl सॉल्युबल है। तो यहां से आप लोग कोई पॉइंट है ना राइज कर सकते हो, कोई पॉइंट मतलब कि है ना ऑयल डिजॉल्व नहीं है बट NaCl क्या डिजॉल्व है। तो यहाँ से कुछ चीज आपकी माइंड में आ रहा है कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्या पॉइंट बन रहा है। दूसरी बात बोलो, हम क्या बोले, सपोज हम एक सॉल्वेंट है बेंजीन, बेंजीन पर हो गया आपके सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे हम डाले NaCl को, हम इसमें डाले हम है ना ऑयल को, तो यहाँ पे NaCl डिजॉल्व नहीं है बट ऑयल क्या है? डिजॉल्व है। बट ऑयल देखो जिस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट इस तरह से ही करना, यहाँ पे कोई थ्री वाले पार्ट से मतलब नहीं है। या आपको ग्राफिकल या जो है ना डायग्राम से समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम क्या बोले कि वाटर में NaCl डिजॉल्व है बट वाटर में ऑयल डिजॉल्व नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और NaCl एक पोलर सॉल्यूट है। क्या बोले? वाटर पोलर सॉल्वेंट है और जो NaCl हो क्या? पोलर सॉल्यूट है। इट मींस पोलर सॉल्यूट वो जब हम पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए तो डिजॉल्व हो गया। वो क्या? डिजॉल्व हो गया। बट ऑयल क्या हुआ? डिजॉल्व नहीं हुआ। इट मींस ऑयल एक नॉन पोलर सॉल्यूट है। ऑयल इसके लिए मतलब वाटर के लिए क्या है? सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। इट मींस जो ऑयल है वो क्या है? नॉन पोलर है। यदि वो नॉन पोलर है तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ। वो क्या? वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ। बट हम क्या बोले? बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब नॉन पोलर है तो उसमें NaCl क्या है? पोलर है, वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। बट ऑयल क्या है? ऑयल क्या है? नॉन पोलर, तो कहां डिजॉल्व हो गया? बेंजीन में क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। वो क्या? बेंजीन में डिजॉल्व हो गया। देखो यहां से हम एक पॉइंट बोलेंगे। हम पॉइंट क्या बोलेंगे कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। पोलर सॉल्वेंट में क्या है? डिजॉल्व है। बट पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। इट मींस बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जब बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें क्या बोले? NaCl डिजॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि ये क्या था? पोलर था। बट बेंजीन में ऑयल क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। इट मींस ये नॉन पोलर है। इट मींस हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक। इट मींस जिसका नेचर सेम है, जिसका नेचर सेम है वो एक दूसरे में क्या होता है? डिजॉल्व। वो एक दूसरे में क्या होता है? डिजॉल्व। इट मींस लाइक डिजॉल्व लाइक का ये मतलब हुआ कि अपना जिसका नेचर सेम है वो अपने आप में क्या होता है? डिजॉल्व होता है। तो आप लोग पहले क्या करो, एक है ना इस डायग्राम बना लो, इसको लिखो, हम फिर स्टेटमेंट लिखाते हैं। जल्दी से करो। ठीक है, लिखो जल्दी करो। लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक लिखना है आपको पॉइंट, लिखना है यहाँ पे। पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना? पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट and non-polar solute dissolve in non-polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। इट मींस कभी भी हम नॉन पोलर वाले पार्ट को पोलर में डिजॉल्व नहीं कर सकते या पोलर वाले को नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं कर सकते। हर एक का सॉलिडिटी अपने आप में होता है। इट मींस हर एक का नेचर क्या है? फिक्स है। मतलब कौन कहां पे क्या होगा? डिजॉल्व होगा। इट मींस जिनका नेचर सेम है वो आपस में क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेकंड फैक्टर पे, दैट इज टेम्परेचर। अब जल्दी से इसको नोट कर लेने को। ओके, तो हम फर्स्ट फैक्टर क्या देखें? नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर क्या है ना, टेम्परेचर क्या बोलोगे आपको? देखो
हम अभी बोले ना कि कभी कभी आप देखोगे ना कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना तो जो अमाउंट डिजॉल्व होना था तो वो डिजॉल्व हो चुका है। अब जो ही तुम टी को इंक्रीज करोगे तो वो और भी डिजॉल्व हो जाता है। वही अभी ना कि है ना वाटर में शुगर डिजॉल्व था, यदि वाटर में शुगर डिजॉल्व था तो हम क्या किए टी को इंक्रीज कर दे, जो ही हम इंक्रीज किए तो और भी हम शुगर डालेंगे तो क्या हो डिजॉल्व हो जाएगा, वो क्या होगा और भी डिजॉल्व हो जाएगा। इट मीन्स यहां से आप लोग एक जनरल ट्रेंड ये बना सकते हो ना, एक जनरल ट्रेंड ये बना सकते हो कि है ना हर समय ऐसा नहीं होता है, हर समय ऐसा नहीं होता कि है ना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो आपका इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, आप लोग किए होगे है ना, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग किए होगे ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ली चैटेरियल प्रिंसिपल देखो हम लोग क्या बोले कि हम लोग देखे थे ना सॉलिड मतलब सॉलिड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट डिजॉल्व हुआ क्या बना सॉल्यूशन, वही था ना सॉलिड प्लस क्या बोले सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या बना सॉल्यूशन, क्या बना सॉल्यूशन। इट मींस जब भी किसी सॉल्यूट को हम क्या सॉल्वेंट डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये प्रोसेस दो वे से होता है। क्या एक प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और एक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव। एक प्रोसेस में क्या होता है डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव। अब देखो जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पता ना इसको क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, और इसको क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट मींस जो डिसोल्यूशन है पता है लिखते हैं डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूट का सॉलिड में सॉल्यूट का सॉल्वेंट डिसॉल्व होना, मतलब कि जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या इंक्रीज करेगा। तो ये प्रोसेस दो वे से होता है, ये प्रोसेस क्या दो वे से हो रहा है। एक वे में क्या है, एक वे में क्या हो रहा है, एक वे में क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट है जो सॉल्वेंट में उससे जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है वो एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है। मतलब एंडो का क्या मतलब है, एंडो का ये मतलब है डेल्टा एच क्या पॉजिटिव है और एक क्या है एंडोथर्मिक, एक क्या है एक्सो मतलब जहां पे डेल्टा एच क्या नेगेटिव है। अब देखना आप लोगों को ये पता होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल, अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल, अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल क्या होता है कि जैसे से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, देखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रिएक्शन है रिएक्शन शिफ्ट, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। इसका यह मतलब हुआ कि प्रोसेस यदि एंडोथर्मिक है दैट इज डिसोल्यूशन, if dissolution is endothermic then on increasing temperature, then on increasing temperature देखो हम क्या टी को इंक्रीज किए, यदि हम टी को इंक्रीज किए तो जो सॉल्यूट है वो और डिसॉल्व होगा। हम क्या बोले यदि फॉरवर्ड शिफ्ट किया, यदि फॉरवर्ड शिफ्ट किया इट मींस इधर शिफ्ट हो रहा है, यदि इधर शिफ्ट हुआ तो क्या बोलेंगे जो सॉलिड सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में क्या होगा और भी डिसॉल्व होगा और क्या बनेगा सॉल्यूशन। इट मींस जो सॉल्यूशन मेरे पास बन रहा है, जो मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है। यदि सॉल्यूट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसमें जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। इट मींस in endothermic process as temperature increases solute का अमाउंट क्या होगा सॉल्वेंट में और भी ज्यादा क्या होगा डिसॉल्व होगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा। अब बहुत सारे है ना, बहुत सारे मेरे पास कंपाउंड है ना, फॉर एग्जांपल जितने भी नाइट्रेट है, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे ना है ना एग्जांपल के फॉर्म में आप बोलोगे कि NaNO3 है, NaNO3 है, KNO3 है, ठीक है, NH4Cl है, NH4Cl है। इन सारे को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इन सारे का डिसोल्यूशन वाटर में एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यदि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या बोलेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डिसोल्यूशन क्या होगा इंक्रीज करेगा। इफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्या होगा इंक्रीज करेगा। इट मींस वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा, क्या होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। कोई प्रॉब्लम आता, कोई प्रॉब्लम आता। अब देखो यहां तक हम कर लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट में एक्सोथर्मिक। क्या बोले एक्सोथर्मिक कुछ सॉल्वेंट है, कुछ सॉल्वेंट लिथियम है ना, लिथियम सल्फेट है ना, लिथियम सल्फेट LiSO4 का होल्ड है इस लिथियम सल्फेट, Li2 होगा ना सल्फेट। देखो लिथियम सल्फेट का डिसोल्यूशन इन वाटर या सॉल्वेंट एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और क्या होता है इन एक्सोथर्मिक है ना, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन,
इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवरेबल। आप लोग पता ही होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है फेवरेबल कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे, एक्सो कहाँ होता है, लो टेम्परेचर पे। हम क्या बोले, एक्सोथर्मिक मतलब सॉरी हाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट किया। यदि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट किया, इट मीन्स आप जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे ना, ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इट मींस यदि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इट मींस जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में अब ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। इट मींस जो सॉल्यूट डिसॉल्व था वो क्या हो रहा है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इट मींस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो डिक्रीज कर रहा है। यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है, इट मींस वी कैन से दैट कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब देखो, इट मींस लिख लो एक पॉइंट यहां पे, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस डिसोल्यूशन आल्सो डिक्रीजेस। इट मींस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इट मींस टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, सॉल्युबिलिटी में। हम क्या बोले, टेम्परेचर के इफेक्ट को हम काउंट करने के लिए हम क्या बोले कि जो डिसोल्यूशन है दैट इज सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना, उसको हम दो कैटेगरी में क्या कर लिए, क्लासिफाई कर लिए। वन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक एंड अदर इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। In endothermic process we can say that as temperature increases reaction shift in forward direction. It means in endothermic process as temperature increases dissolution process increases. It means more amount of solute dissolve in given amount of solvent. It means solubility also increases. But in case of exothermic process, as temperature increases reaction shift in a backward direction. It means in exothermic process as temperature increases dissolution process decreases. If dissolution process decreases, it means solubility also decreases. देखो कहीं कहीं पे क्या होता है ना, किसी है ना सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूट का ना एक अलग फिनोमेना होता है। उसमें क्या होता है ना कि कुछ टेम्परेचर तक क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, देन क्या होता है, डिक्रीज करता है। आई थिंक इतना ज्यादा डिटेल्स हमको जानी है। यदि कभी आप एनसीईआरटी रीडिंग लगाओगे तो एनसीईआरटी देखना आपको क्या हुआ है ना, बेरियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट Na2SO4.10 वाटर, इसका एक अलग होता है बिहेवियर। तो जो सोडियम सल्फेट .10 वाटर है ना, इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज 32.8 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक 32.8 डिग्री सेल्सियस तक आप देखोगे ना कि उसमें कंसंट्रेशन उसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। इट मींस 32.8 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इट मींस अप टू 32.8 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन the solubility of Na2SO4.10 water क्या हुआ, इंक्रीज किया। एंड आफ्टर फ्रॉम दैट पॉइंट एज वी इंक्रीज टेम्परेचर इट्स कंसंट्रेशन दैट इज सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। कभी कभी आप लोग कभी है ना एनसीईआरटी का पॉइंट है तो कभी कभी 1 मार्क्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि है ना कि किसी एक ऐसे है ना सॉल्यूट का नाम बताओ जो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है एंड आफ्टर सम पॉइंट इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। एक आपको Na2SO4.10 वाटर है, एक आपको CaCl2.6 वाटर। देखो दो मेरे पास सॉल्यूट है, एक मेरे पास Na2SO4.10 वाटर और दूसरा मेरे पास है CaCl2.6 वाटर। ये दो इस तरह का सॉल्यूट है, क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है। यदि एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है तो आई थिंक आपको जेई नीट या कहीं भी या आपको बोर्ड के सिलेबस में आ सकता है। इन दो सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी का फिनोमेना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनमें क्या होता है कि अप टू सम पॉइंट सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है एंड आफ्टर अचीविंग दैट पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। हमको इसका याद है, इसमें 32.8 डिग्री सेल्सियस वो मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है जहां तक क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है एंड आफ्टर फ्रॉम दैट पॉइंट इसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे टेम्परेचर के, ये सारे क्या थे, टेम्परेचर के। एक पॉइंट है प्रेशर। हम प्रेशर को ज्यादा डिस्क्रिप्ट करें नहीं, हम प्रेशर को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि प्रेशर में कुछ करना नहीं है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहां पे, लिक्विड में। तो देखो होता क्या ना, होता ये है बाबू कि जो सॉल्यूट यदि है
तो जो सॉल्यूट है मेरे पास सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। तो जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, पता है ना कि सॉलिड हाईली इनकम्प्रेस, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। यदि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इट मींस प्रेशर टर्म का सॉलिड के सॉलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट लिखे थे ना कि गैस की सॉलिडिटी इन लिक्विड, वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। किसका किसका बहुत बड़ा रोल होता है, किसका, दैट इज प्रेशर। तो सॉलिड की सॉलिडिटी में प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। यदि सॉलिड हाईली इनकम्प्रेसिबल है, इट मींस प्रेशर का सॉलिड के सॉलिडिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। आप लोग नेक्स्ट पॉइंट कर लेना, थर्ड फैक्टर में प्रेशर। थर्ड फैक्टर में क्या करना, प्रेशर लिखना सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, इट मींस solids are highly incompressible, it means there is no effect, it means there is no effect on solubility of solid, it means there is no effect on solubility of solid in case of pressure, इन केस ऑफ, मतलब प्रेशर के केस में जो सॉलिड की सॉलिडिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारा पॉइंट आपका था सॉलिड की सॉलिडिटी इन लिक्विड। आई थिंक यहाँ तक कोई पॉइंट आपका नहीं छूटा है। आप लोग देखो, ये थ्योरी पार्ट था। जब भी आप लोग इस लेक्चर्स को देखते हो, एक बार आप लोग एनसीईआरटी जरूर गो थ्रू हो जाना, ताकि आपके जो भी कंटेंट है या कुछ डाउट्स हैं तो अपने आप आपका क्लियर जाए। अदरवाइज कोई डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सॉलिड गैस की सॉलिडिटी इन लिक्विड, गैस की सॉलिडिटी इन लिक्विड, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसको एक अलग वीडियो के थ्रू लेंगे। ओके, तब तक के लिए